इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके फिजिकल ज्योग्राफी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके वन शॉट के बारे में, यानी कि एक ही वीडियो में आपके सारी यूनिट कवर हो जाएगी। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद आपको हाइप का ऑप्शन देखने को मिलता है कमेंट बॉक्स के नीचे, तो वहाँ पर आपको हाइप ज़रूर कर देना है। और अगर हम बात करें, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ पर पासवर्ड लगाया हुआ है, तो पीडीएफ का पासवर्ड क्या रहने वाला है यहाँ पर अगर हम बात करें, इस पीडीएफ का पासवर्ड जो है वीडियो के अंत में आपको मैं बता दूंगा। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले निवेदन रहता है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। फिजिकल ज्योग्राफी के जो भी आपके यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, इन सभी यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम इनके सार के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या यहाँ पर जो सार हो जाता है, सार मतलब आपका जो है समरी, तो समरी के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप यहाँ पर ये वीडियो अंत में भी देख रहे हो तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा कवर होने में। 41 पेज का ये पीडीएफ रहने वाला है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा समय में भी पढ़ सकते हो, ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें नहीं हैं। तो अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट के बारे में, तो यूनिट फर्स्ट आपकी रहने वाली है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो यहाँ पर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पर आपको बात करनी है फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपका या फिर पहला टॉपिक आपका हो जाता है भौतिक भूगोल होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है। तो भौतिक भूगोल जो है आपकी वह शाखा होती है जो पृथ्वी के प्राकृतिक लक्षणों का अध्ययन करती है। इसमें अगर हम बात करें तो स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जो जैव मंडल होता है उनके बीच में होने वाले जो है अंतःक्रियाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। सौर मंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो सौर मंडल जो है सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो है 8 ग्रह है जो है आपके सौर मंडल कहलाता है। उत्पत्ति के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने के लिए जो है दो मुख्य विचारधाराएं की अगर हम बात करें तो पहला आपका अद्वैतवादी, दूसरा आपका द्वैतवादी देखने को मिलता है। जैसे लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है, और दूसरा आपका यहाँ पर द्वैतवादी देखने को मिलता है जैसे चबरलिन की अनुग्रहणु परिकल्पना, और आपकी सबसे यहाँ पर आपके आधुनिक बिग बैंग थ्योरी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें पृथ्वी की गति और चंद्रमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पृथ्वी की जो घूर्णन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। परिक्रमा की अगर हम बात करें तो सूर्य के चारों ओर जो है अंडाकार पथ पर जो है घूमता है। और अगर हम बात करें ग्रहण की तो यहाँ पर आपके सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें पृथ्वी की संरचना के बारे में, तो पृथ्वी की संरचना जो है आपके तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक तो आपका क्रस्ट होता है जो कि पृथ्वी का ऊपरी वाला भाग होता है, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो आपका क्रस्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ये जो है आपके सबसे ऊपर वाला होता है, सबसे ठोस परत होती है, इसको हम सील कहते हैं, सिलिका कहते हैं। तो ये जो है आपका यहाँ पर आपकी यहाँ पर सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें पृथ्वी का जो दूसरा भाग होता है जो कि पृथ्वी के बीच वाला भाग होता है, उसको हम यहाँ पर मेटल कह देते हैं। तो ये आपका मेटल होता है पृथ्वी के भाग का। तो यहाँ पर आपका ये जो है सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है जिसे हम सीमा कहते हैं। और आपका तीसरा भाग होता है पृथ्वी का जो नीचे वाला भाग होता है, सबसे नीचे वाला, ये वाला जो होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो इसको हम कोर कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें भूवैज्ञानिक समय सारणी की, तो इस पर भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके बारे में बात करने वाले हैं। प्रमुख जो वैज्ञानिक सिद्धांत है जैसे कि वेनर का जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, और इसके बारे में बात करनी है। अब अगर हम बात करें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं यूनिट फर्स्ट के लिए, तो हमने जो भी सारांश है उसके बारे में हमने बात कर ली है यूनिट फर्स्ट के बारे में। अब अगर हम बात करें सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा यूनिट फर्स्ट पर, और वो हो जाएगा आपका पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो लाप्सला का जो है निहारिका परिकल्पना देखने को मिलती है, या फिर बिग बैंग थ्योरी जो है उसका विस्तार से वर्णन करना है। तो बिग बैंग थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। ये आपका जो है निहारिका परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। यह एक गर्म घूमते हुए गैस और धूल के बादल से धीरे धीरे ठंडे होकर गैसों के निर्माण के बारे में बताता है, या फिर ग्रहों के निर्माण के बारे में बताता है। यानी कि गैसों से मिलकर और धूल से मिलकर आपके ग्रह जब बनते हैं तो ये चीज़ें आपके डिस्कस करनी होती है। वहीं यहाँ पर अगर हम बात करें आपके बिग बैंग थ्योरी की, तो यहाँ पर आपका जो बिग बैंग थ्योरी जो है ये अत्यंत ही गर्म और घने बिंदुओं को आकस्मिक विस्फोट से ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार और पदार्थों के निर्माण की व्याख्या करता है, ये आपको ध्यान रखना है।
अगर हम बात करें आपका लाप्सला का जो निहारिका परिकल्पना है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसके बारे में बात करें। लाप्सला की निहारिका परिकल्पना की अगर हम बात करें तो फ्रांसीसी गणितज्ञ पियरे साइमन लाप्सला ने कांट की पुरानी परिकल्पना के सुधार करते हुए यह सिद्धांत दिया था। मूल अवधारणा की अगर हम बात करें तो सौरमंडल की उत्पत्ति एक गर्म और तेज घूमते हुए गैसीय बादल निहारिका से हुई है। प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो शीतलन, संकुचन, छल्ले का अलग होना, ग्रहों का निर्माण होना और सूर्य का बनना, ये जो है आपके यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है। सीमा की अगर हम बात करें तो ये जो है आपके सिद्धांत कोणीय संवेग के वितरण इसकी सही व्याख्या नहीं कर पाया है, क्योंकि सूर्य के पास जो है सौरमंडल का सबसे कम कोणीय संवेग है, और जबकि अगर हम बात करें ग्रहों के पास जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। बिग बैंग थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में जो है आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे मान्य जो है वैज्ञानिक सिद्धांत है, जो जॉर्ज द्वारा दिया गया था। अगर हम बात करें मूल अवधारणा की तो आज से लगभग आपके 13.7 से लेकर आपके 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व जो है आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक अत्यंत ही सूक्ष्म कण से हुई है। तो बिग बैंग जो थ्योरी है वो यहाँ पर आपके 13 बिलियन यानी कि आपके यहाँ पर आपका जो 13 अरब वर्ष पहले जो है ब्रह्मांड में जो है एक विस्फोट के साथ आपका एक यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रहों का निर्माण शुरू होता है, गैलेक्सियाँ बनती है, तो महाविस्फोट जो होता है उसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। और ये आकस्मिक और जोरदार विस्फोट था, और इससे क्या हुआ कि ब्रह्मांड का जो है विस्तार होने लगा था। यहाँ पर आपका ब्रह्मांड जो है फैलने लगा है। उसके बाद आपका जो है ग्रहों का निर्माण होता है, उसके बाद आपका यहाँ पर जीवन का शुरुआत होती है। तो ये जो चीज़ें हैं देखने को मिलती है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है बिग बैंग थ्योरी के अनुसार आपका 4.5 अरब वर्ष पहले हुई है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपके लाप्सला की जो निहारिका परिकल्पना है केवल सौरमंडल के बनने की एक पुरानी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जबकि अगर हम बात करें बिग बैंग थ्योरी जो है आपके पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में और निरंतर विकास के बारे में एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा सोलर मंडल के ग्रहों का वर्गीकरण की अगर हम बात करें उसके स्पष्ट करना है, तो सौर मंडल के जो हैं 8 ग्रह की दूरी जो है आपके और संरचना के आधार पर आपके 2 मुख्य वर्गों में बांटना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी आंतरिक और भीतरी ग्रह जो होते हैं और बाहरी गैसें जो होती है, ये दोनों जो है आपके क्षुद्र ग्रह पेटी द्वारा विभाजित होते हैं। और आपके पहला आपका देखने को मिल जाएगा भीतरी ग्रह। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे कि आपका बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल हो गया, ये जो आपके ये ग्रह देखने को मिलते हैं। विशेषता की अगर हम बात करें तो ये जो आपके सूर्य के पास स्थित होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, ठोस चट्टानों और एवं धातुओं से बने होते हैं, इनका घनत्व जो है अधिक होता है, इनके पास जो है उपग्रहों यानी कि चंद्रमाओं की संख्या बहुत कम होती है, यह जो आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें आपके जो बाहरी ग्रह होते हैं जैसे कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो है आपके बाहरी ग्रह हैं, इनकी क्या क्या विशेषता है। तो क्षुद्र ग्रह जो पेटी के पास यहाँ पर आपकी पार स्थित है, तो पेटी के पार स्थित है ये। और अगर हम बात करें आकार में बहुत विशाल है। अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो है मुख्य रूप से गैसों यानी कि आपके जो हाइड्रोजन है और हीलियम से और बर्फ से बना हुआ है। इन्हें गैसीय दानव भी कहा जाता है, जिनका घनत्व जो है कम है और इनके चारों ओर जो है छल्ले और कई ग्रह होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। छल्ले मतलब जो है आपके इस प्रकार से रिंग जो है ग्रह के चारों ओर रिंग पाई जाती है, इस प्रकार से ये जो आपके रिंग होती है उसको छल्ले कह देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मुख्य अंतर क्या हो जाएगा, जो बाहरी ग्रह होते हैं और आंतरिक ग्रह होते हैं। तो आंतरिक ग्रह जो कि सूर्य के पास है वो ठोस होते हैं, चट्टानी रूप में होते हैं, और ये जो है गैस और बर्फ में होते हैं और इनका आकार छोटा होता है। पृथ्वी का आकार जो है छोटा है, मंगल ग्रह का आकार बड़ा है। तो ऐसा ही देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है यूनिट फर्स्ट पर, यूनिट फर्स्ट के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। तो यूनिट फर्स्ट में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आंतरिक संरचना के बारे में। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है। आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक परतों को हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बांट सकते हैं, जिसमें आपके भूपर्पटी जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, मेटल कहते हैं, तो उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको पेशेंट बनाकर पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन रहता है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करो।
तो भूकंपीय तरंगे जो भूकंप के आधार पर जो है आपको डिस्कस करना है। तो अगर भूकंपीय तरंगों की अगर हम बात करें तो ये जो है आपके PSL जो हैं उनके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम भूपर्पट्टी मेटल कोर में विभाजित कर सकते हैं। पी तरंगे जो होती है तीव्र और सभी माध्यमों में जा सकती है। एस तरंगे जो होती है केवल ठोस माध्यम में जाती है, गति करती है। परिवर्तन जो है और उनके छाया क्षेत्र जो है उनसे पता चलता है। ऊपरी परत तो ठोस होते हैं जबकि बाहरी परत जो होती है कोर तरल में होती है। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिल जाता है भूकंपीय तरंगों का पर आधारित जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर आपका भूकंपीय तरंगे जो होती है यहाँ पर आपकी भूपर्पट्टी के आधार पर हम बात करें तो ये जो है आपकी पहली देखने को मिलती है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। दूसरी परत आपका देखने को मिलती है मेटल वाली और तीसरी आपका देखने को मिलती है कोर वाली। तो तीन परतें आपके देखने को मिलती है पृथ्वी की आंतरिक परतें। तो पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली परत जो होती है वो आपके 0 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच में होती है। ये आपका डायग्राम देखने को मिल जाएगा। ये आपका यहाँ पर डायग्राम है। और अगर हम बात करें ये जो हिस्सा होता है पृथ्वी का ये आपका भूपर्पट्टी वाला हो गया। और अगर हम बात करें मेटल की तो यहाँ पर आपके 100 से लेकर 900 किलोमीटर देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें यहाँ की जो यहाँ पर आपकी तरंगे यहाँ जो एस तरंगों की जो गति होती है धीमी हो जाती है जो आंशिक रूप से जो है पिघले हुए अर्ध ठोस होने का संकेत है। निचले मेटल की अगर हम बात करें तो यहाँ चट्टानें ठोस होती है जिससे जो है पी और एस का जो है वेग बढ़ जाता है। और अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाता है वो देखने को मिल जाता है कोर वाला हिस्सा। तो ये वाला जो हिस्सा होता है वो कोर वाला हिस्सा होता है जो कि 2900 किलोमीटर से लेकर 6300 किलोमीटर के बीच में होता है। बाहरी कोर की हम बात करें तो एस तरंगे जो होती है इस परत से नहीं गुजरती पाती है जिससे जो है ये सिद्ध होता है कि ये जो परत होती है तरल अवस्था में होती है जहाँ पर आपकी पी तरंगों की जो गति होती है बहुत कम हो जाती है। और अगर हम बात करें जिससे जो है छाया क्षेत्र बन जाता है। आंतरिक कोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका ये पी तरंगों की जो है आपकी गति फिर से जो है बढ़ जाती है और आपके जो कि इसे ठोस अवस्था में दर्शाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाता है वो देखने को मिल जाता है यहाँ पर अगर हम बात करें भूकंपीय तरंगों की भूमिका। तो पी तरंगे एस तरंगे और एल तरंगे। पी तरंगों की अगर हम बात करें तो ठोस द्रव गैस सभी जो हैं में गुजरती है और ये जो है लेकिन ये तरल जो है तरल कोर में इतनी गति धीमी हो जाती है इनकी। अगर हम बात करें एस तरंगों की तो यहाँ पर आपके केवल ठोस पदार्थों से गुजरती है और बाहरी कोर में लुप्त हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिलता है एल तरंगे तो ये केवल धरातल पर चलती है और सबसे अधिक विनाशकारी होती है। ये तरंगे जो होती है ये 2900 किलोमीटर की गहराइयों जैसे कि आपका मेटल कोर की सीमा पर जो है अचानक अपनी वेग बदल देती है जो कि घनत्व और भौतिक अवस्था में बदलाव को दर्शाती है। सो ये जो आपके रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिलता है श्वेत के जो आपका एक वैज्ञानिक का नाम है श्वेस एक वैज्ञानिक का नाम है। उसके अनुसार जो है पृथ्वी की जो है रासायनिक संरचना जो है क्या क्या है उसके बारे में बात करना है जिसमें आपकी सियाल हो गया सीमा हो गया नेफे हो गया। ये जो है आपके यहाँ पर अगर हम बात करें रासायनिक संगठन होता है तो इनके बारे में बात करनी है। तो आपका एडवर्ड स्वेज जो है आपके उसके अनुसार जो है पृथ्वी के आंतरिक जो आपके भाग को रासायनिक संरचना के आधार पर 3 परतों में या फिर 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला आपका सियाल, दूसरा आपका सीमा और तीसरा आपका नेफे देखने को मिलता है। ये परतें जो हैं सतह से केंद्र की ओर घनत्व के अनुसार व्यवस्थित होती है। यहाँ पर हम बात करें स्वेज के अनुसार जो है पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है उसको समझाया जा सकता है। पहला आपका होता है सियाल। अगर सियाल के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो तो आपको सियाल के बारे में पूरा डायग्राम भी देखने को मिल जाएगा। सियाल की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपरी यहाँ पर आपकी परत होती है। संगठन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिलिका और आपकी एल्यूमिनियम जो है इसमें होती है। विशेषता की अगर हम बात करें तो महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण करती है और ये परत कम घनत्व वाली होती है और हल्की चट्टानों से बनी होती है। अगर हम बात करें सीमा की तो यहाँ पर आपका जो है ये आपका सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। तो यहाँ पर हम बात करें इसकी विशेषता की तो यह जो है सियाल के नीचे स्थित होती है। महासागरीय तलों का जो है निर्माण करती है और ये जो है आपके अधिक घनी और बेसाल्टीय चट्टानों से बनी होती है।
इसके अलावा अगर हम बात करें आपको जो नेक्स्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है नेफे। कोर और केंद्र के बारे में बात करनी है तो निकल जो होता है और आपके यहाँ पर लोहा जो होता है इससे मिलकर बनी होती है नेफे। और विशेषता की अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी का सबसे बाहरी और निचला और सर्वाधिक घना वाला क्षेत्र होता है जो कि आपका 9.5 से लेकर 15.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब देखने को मिलता है और चुंबकीय गुणों वाला धात्विक कोर है। और अगर हम बात करें आपका संक्षेप में तो यहाँ पर आपका सियाल, यहाँ पर सीमा और नेफे जो हैं ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाता है वो देखने को मिल जाएगा यहाँ पर अगर हम बात करें अपसौर और उपसौर, ये जो है इनके बारे में क्या अंतर देखने को मिलता है उसके बारे में बात करनी है। उपसौर की हम बात करें और अपसौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी पृथ्वी की सूर्य से बदलती दूरी की स्थिति यहाँ पर आपकी होती है। और उपसौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका ये जो है वह बिंदु होता है जब जो यहाँ पर अगर हम बात करें पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, ये जो है आपकी अपसौर कहलाता है। और उपसौर जो होता है वह बिंदु होता है जो कि आपका पृथ्वी से दूरी सबसे यहाँ पर दूरी होती है। तो पहले मैंने थोड़ा गलत बता दिया था, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर उपसौर जो होता है वो सबसे निकट वाला यहाँ पर स्थल होता है और अपसौर जो होता है वो सबसे दूर स्थल वाला होता है जो आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो होती है। तो 4 जुलाई को यहाँ पर आपकी पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो है सबसे यहाँ पर अगर हम बात करें दूर डिस्टेंस होती है। और अगर हम बात करें सबसे निकट की तो यहाँ पर आपका 3 जनवरी। तो ये थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक से हो चुका है, लेकिन अगर हम बात करें अपसौर मतलब जो है पृथ्वी के पास जितना होगा उतना ही तो यहाँ पर सूर्य जो है हीट पैदा करेगा। तो ये वाला यहाँ पर है और ये वाला यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो थोड़ा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यहाँ पर उपसौर पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा उपसौर क्या है। उपसौर जो होता है वो पृथ्वी के सबसे निकट वाला स्थल होता है और वहाँ से आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। तो यहाँ पर आपका ये जो 4 जुलाई होगा और ये 3 जुलाई होगा, ये 3 जून होगा, जनवरी होगा सॉरी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो है यहाँ पर 4 जुलाई है और ये जो है 3 जनवरी है, ये आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पर ये थोड़ा करेक्शन कर दीजिएगा। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा वो देखने को मिल जाएगा अपसौर और उपसौर के बीच में अंतर क्या है। तो परिभाषा के अनुसार की अगर हम बात करें तो उपसौर जो है सबसे निकट दूरी होती है, ये जो है अधिकतम दूरी होती है। समय की अगर हम बात करें तो यह उपसौर जो होता है 3 जनवरी को होता है और ये जो है 4 जुलाई को होता है, कि आपको बता दूंगा। और अगर हम बात करें तो नेक्स्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति को सचित्र वर्णन करना है। सो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सूर्य ग्रहण जो है तब होता है जब चंद्रमा की और चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो चंद्रमा जो है आपके बीच में आ जाता है जिससे जो है सूर्य की रोशनी जो है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। और चंद्र ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण तब होता है जब आपका पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो है आ जाती है। तो ये जो है आपकी स्थिति होती है। अगर हम बात करें ये जो है डिस्टेंस देखने को मिलती है, ये अब यहाँ पर अगर हम बात करें सूर्य ग्रहण की स्थिति में आपका सूर्य यहाँ पर होता है, चंद्रमा यहाँ पर होता है और आपकी पृथ्वी यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सूर्य की छाया आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें आपको जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा वो देखने को मिल जाएगा यहाँ पर चंद्र ग्रहण के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाती है तो यहाँ पर आपके चंद्रमा की छाया देखने को मिलती है। ये जो है आपके यहाँ पर हम बात करें इस प्रकार से रहने वाला है। तो अंतर यहाँ पर आपको किस प्रकार से देखना है, तो किस प्रकार से जो है स्थिति है, दिन क्या है, तो सूर्य ग्रहण के समय अमावस्या है और चंद्र ग्रहण के समय पूर्णिमा देखने को मिलती है। तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। ये जो है डायग्राम है, डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा वो देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट आपका रहता है भूवैज्ञानिक समय सारणी के बारे में। तो भूवैज्ञानिक समय सारणी के ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी के भूवैज्ञानिक जो है इतिहास के विभिन्न महाकल्पों और यहाँ पर कल्पों के विभाजित करते हुए उनकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। तो पृथ्वी का जो है 4.6 बिलियन वर्ष पुराना इतिहास प्रमुख महाकल्पों में बांटा जा सकता है। प्रीकैम्बियन जो कि आपका जोइक, पैलियोजोइक और आपके मेसोजोइक और सीनोजोइक देखने को मिलता है। यह पृथ्वी के ठंडा होने और यहाँ पर महासागरों के बनने और जीवन की उत्पत्ति, डायनासोर के युग और स्तनधारियों और मानव के विकास का क्रमबद्ध वितरण प्रस्तुत करता है, जिससे जो है आपके महाकल्पों में विभाजित किया जाता है। अगर हम बात करें पृथ्वी का जो है भूवैज्ञानिक इतिहास और आपकी मुख्य विशेषता क्या होती है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रीकैम्बियन महाकल्प की हम बात करें
और ओजोइक एरा की अगर हम बात करें तो ये जो है 4.6 बिलियन वर्ष पुराना रहा है। ये सबसे यहाँ पर लंबा चरण देखने को मिलता है। पृथ्वी का निर्माण, ठंडा होना, महासागरों और आदि जलवायु का बनना होता है। इसके अलावा हम बात करें जीवन काल की तो 380 करोड़ वर्ष पहले जो है आपके यहाँ पर देखने को मिलता है। अंतिम चरण ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। पैलियोजोइक यहाँ पर महाकल्प की अगर हम बात करें तो ये जो है आपकी 54 करोड़ वर्ष पुराना रहा है पैलियोजोइक कल्प जो है। और अगर हम बात करें ये जो है अकशेरुकीय जीवों का युग भी कहा जाता है। महाद्वीपीय जो है आपके यहाँ पर विस्थापन और जो है पेंजिया का निर्माण जो है बताता है। कल्प की अगर हम बात करें तो प्रीकेम्बियन ये जो है आपके कल्प रहे हैं, पीरियड रहे हैं इस काल में। अगर हम बात करें जीवन की तो यहाँ पर मछलियाँ, उभयचर, प्रारंभिक पौधों का विकास हुआ है। और अगर हम बात करें मीजोजोइक महाकल्पों के बारे में तो ये मध्य जीव एरा रहा है। ये 25 वर्ष जो है आपके 25 करोड़ वर्ष पहले का जो है यहाँ पर आपका जीवन काल रहा है। इसमें आपके डायनासोर का युग भी कहा जाता है, पेंजिया का टूटना भी होता है। और अगर हम बात करें डायनासोर का जो है सर्वोच्च यहाँ पर देखने को मिलता है। पहले पक्षी और फूलदार पौधे उगते हैं यहाँ पर। और अगर हम बात करें सीनोजोइक की तो यहाँ पर नव जीवन एरा जो है आपके 6.6 करोड़ वर्ष पहले देखने को मिलता है। स्तनधारियों का युग देखने को मिलता है। और महाद्वीपों का जो है वर्तमान स्थिति भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें कल्प देखने को मिलते हैं। पैलियोजेनी, नियोजेनी ये जो है आपके कल्प देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है यहाँ पर वेनर का जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो वेनर का महाद्वीपीय सिद्धांत क्या है, विस्थापन सिद्धांत क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अल्फ्रेड वेनर ने जो है आपके महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। तो इसके पक्ष में जो है दिए गए साक्ष्यों का उल्लेख करना है। तो अल्फ्रेड वेनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो 1912 में दिया गया था। भूविज्ञान में एक क्रांतिकारी विचार था जिसके अनुसार जो है कार्बोनिफेरस युग में जो है सभी महाद्वीप एक विशाल भूखंड यानी कि पेंजिया के रूप में जुड़े हुए थे। और वेनर के अनुसार जो है बाद में जो है ज्वारीय बल और आपके उत्प्लावन बल के कारण जो है ये अलग होकर विस्थापित हुए। और इस सिद्धांत के अनुसार जो है आपके आधुनिक प्लेट विवर्तनी आधार नाम दिया गया था इस सिद्धांत को। सिद्धांत के पक्ष की अगर हम बात करें तो सिद्धांत के पक्ष में साक्ष्य क्या क्या है, एविडेंस क्या क्या है। तो वेनर ने अपने सिद्धांत को जो है यहाँ पर अगर हम बात करें कई प्रमाण दिए थे महाद्वीपों के साम्यता के बारे में, यहाँ पर जीवाश्म वितरण के बारे में। तो यहाँ पर दक्षिण जो आपका महाद्वीपों के साम्यता के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है आपके दक्षिणी अमेरिका और आपके अफ्रीका के जो तट हैं वो आपस में मिले जुले देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें वेनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है तो वो ये बताता है कि किस प्रकार से जो है आपके महाद्वीप गति कर रहे हैं। यानी कि आपका जो यहाँ पर आपका भारत है और यहाँ पर आपका जो ये तिब्बत वाला पठार है, ये भारत वाला जो हिस्सा है वो इसके अंदर धंस रहा है। इसको हम यहाँ पर विस्थापन सिद्धांत कहते हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है और किस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि आपका वेनर ने किया था। वेनर की अगर हम बात करें तो इसने महाद्वीपीय साम्यता का सिद्धांत दिया था। और अगर हम बात करें दक्षिणी अमेरिका और अगर हम बात करें अफ्रीका के तटों का आपस में मिलना का ये सिद्ध करता है कि यहाँ पर ये जो आपका महाद्वीप का विस्थापन हुआ है पहले करोड़ों वर्ष पहले हुआ होगा। अगर हम बात करें जीवाश्मों का वितरण तो अगर आप जीवाश्म देखोगे तो यहाँ पर आपको ऐसा पता चलेगा कि उस महाद्वीप पर और यहाँ पर दूसरे महाद्वीप पर सेम यहाँ पर जीवाश्म देखने को मिलते हैं। जैसे कि ब्राज़ील और आपके दक्षिण अफ्रीका के जो कुछ केप वाले प्रांत हैं उसमें पाए गए हैं। अगर हम बात करें भूगर्भिक संरचनाओं में समानता तो अंटार्कटिका के जो है आपकी दोनों तटों पर जो हैं चट्टानें जो हैं कम जो उनकी उम्र जो है और उनके प्रकार की अगर हम बात करें सेम देखने को मिलती है। अगर हम बात करें पुराजल वायु प्रमाण तो दक्षिण भारत और अगर हम बात करें अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अगर हम बात करें जो अंटार्कटिका है उसमें कार्बोनिफेरस युग की जो टीलाइट हैं यानी कि हिमानी निक्षेपण पाया जाता है। तो ये जो आपके देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें वानस्पतिक साक्ष्यों के बारे में तो घाना के जो तट हैं उनमें सोने की जो है शिराएँ नहीं हैं, लेकिन वहाँ की सोने की निष्पेक्षणता मिलती है जो ब्राज़ील के पठारों में मिल खाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो वेनर का जो सिद्धांत है उसकी आलोचनात्मक व्याख्या किस प्रकार से की जा सकती है। तो अनुप्रयुक्त बल तो वेनर ने बताया कि महाद्वीपीय ध्रुवीय उत्प्लावन बल जो हैं और अगर हम बात करें सूर्य चंद्रमा के ज्वारीय बल इससे खिसकते हैं, इससे खिसके हैं।
अगर हम बात करें आलोचना आलोचकों की, तो यहाँ पर आपकी अगर हम बात करें महाद्वीपों को खिसकाने के लिए जो है ये बल अपर्याप्त है। सियाल की अगर हम बात करें और सीमा की अगर हम बात करें, तो वेनर ने यह माना था कि हल्के महाद्वीप भारी महाद्वीपों या फिर अगर हम बात करें जो भारी महासागर जो होते हैं पर बिना किसी घर्षण के तैरते रहते हैं, जो भौतिक रूप से जो है तर्कसंगत नहीं है। विस्थापन की अगर हम बात करें, तो विस्थापन की तिथि जो है, उन्होंने जो है विस्थापन की एक निश्चित स्थिति और क्रम नहीं बताया था। पेंजिया कब और किस तरह जो है टूटता है। यहाँ पर अगर हम बात करें भूवैज्ञानिक प्रमाणों की, अगर हम बात करें भूवैज्ञानिक प्रमाणों की कमी किस प्रकार से होती है, तो महाद्वीपों के बीच में जो है अल्ट्राटिक मध्य महासागरीय कटक के निर्माण के जो है आपके व्याख्या नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिलता है निष्कर्ष की, तो वेनर का सिद्धांत जो है विस्थापन के क्यों और कैसे की व्याख्या करने में विफल रहा है। वेनर का जो सिद्धांत है वो ये जो है इसको विफल रहा है इसको करने में। लेकिन क्या विस्थापन का साक्ष्य एकदम सटीक था? बाद में जो है आपके प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत आया था 1960 में, ये आपका बताता है कि किस प्रकार से जो है आपकी महाद्वीप गति करते हैं, करोड़ों साल लगते हैं ऐसे चीज़ें होने में। तो यहाँ पर हम बात करें, ये खोज जो है स्पष्ट कर दिया था इसने कि महाद्वीप में वास्तव में चलते हैं। और अगर हम बात करें वेनर का विचार सही साबित हुआ, और भले ही उसका जो बल का सिद्धांत था वो गलत था। तो कुछ सिद्धांत जो है आपके वेनर के गलत भी थे, कुछ सही भी थे, और यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट देखने को मिलता है प्लेट विवर्तनिक जो होती है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है और भू संतुलन जो सिद्धांत है उसके बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्लेट विवर्तनी जो थ्योरी है क्या है, प्लेट विवर्तनिक यहाँ पर सिद्धांत क्या होता है, इसके विभिन्न प्रकारों और प्लेटों की सीमाओं का वर्णन करना है। तो प्लेट विवर्तनी जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, यह वह वैज्ञानिक सिद्धांत है जो पृथ्वी के स्थल मंडल के कई बड़े और छोटे टुकड़ों की संवहन धाराओं के कारण होने वाली धीमी गति की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत महाद्वीपीय बहाव, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत निर्माण जैसी भूवैज्ञानिक घटनाओं को स्पष्ट करता है, जो मुख्य रूप से जो है प्लेट सीमाओं पर घटित होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लेट सीमाओं के प्रकार की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्लेट जो है आपकी प्लेटें जो हैं आपस में तीन तरह से जो है प्रतिक्रिया करती है। अभिसारी प्लेटें और आपके तीसरा आपका रूपांतरित प्लेटें सीमाएं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम बात करें आपका जो पहला देखने को मिलता है अपसारी प्लेटें जो होती है वितरण के बारे में देखने को मिलती है। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे की यहाँ पर अगर हम बात करें दूर जाती है, और प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो मेटल से मैग्मा ऊपर आती है जिससे जो है नई पपड़ी बनती है। अगर हम बात करें आपको जो नेक्स्ट देखने को मिलता है परिणाम की, तो महासागर के बीच में कटक और घाटियाँ बनती है जिससे आपका अंटार्कटिक महासागर में मध्य अंटार्कटिक कटक देखने को मिलता है। अभी सारी प्लेटें जो होती है उनकी सीमाओं की अगर हम बात करें, तो वितरण जो है आपके जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती है तो टकराती रहती है। अगर हम बात करें प्रक्रिया की, तो घनी प्लेटें हल्की प्लेटें नीचे की ओर धंसती जाती हैं जिससे हम सबडक्शन कहते हैं। परिणाम की अगर हम बात करें, तो ऊंचे पर्वत, गहरे समुद्र गर्त और ज्वालामुखी श्रृंखलाएँ बनती है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो हिमालय का निर्माण होता है, ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रूपांतरित प्लेट सीमा की, तो ये जो है जब दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर क्षैतिज रूप से खिसकती है तो ये होता है। अगर हम बात करें प्रक्रिया की, तो इस प्रक्रिया में ना तो कई नई पपड़ियाँ बनती है और न ही विनाश होता है, लेकिन चट्टानें जो है विकृत हो आती है। परिणाम की अगर हम बात करें तो तीव्र भूकंप आता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो कैलिफोर्निया में यहाँ पर सैन एंड्रियास फॉल्ट होता है। अगर हम बात करें प्लेट संचलन के मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पर आपका संवहन धारा, कटक बहाव और स्लेब खिंचाव देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें एयरी और प्रेट के भू संतति के विचार की में जो है आपके मुख्य अंतर क्या है, तो एयरी और प्रेट के जो है भू संतुलन सिद्धांतों में मुख्य अंतर ये है कि घनत्व और गहराई है। एयरी ने जो है आपके समान घनत्व और भिन्न गहराइयों का समर्थन किया था, जहां ऊंचे पर्वतों की जड़ अधिक गहरी होती है। और अगर हम बात करें इसके विपरीत प्रेट ने माना था कि भिन्न भिन्न घनत्व और समान गहराई का सिद्धांत दिया था।
और अगर हम बात करें जहाँ ऊंचे और घनत्व में उल्टा संबंध होता है, यानी कि कम घनत्व और अधिक ऊंचाई होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एयरी और प्रेट जो है उसके सिद्धांतों के बीच में मुख्य अंतर क्या है उसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर हम बात करें आधार की, तो एयरी का जो है विचार क्या है और प्रेट का विचार क्या है उसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर हम बात करें मूल सिद्धांत के बारे में, तो भिन्न भिन्न मोटाइयों वाला समान घनत्व होता है और समान गहराइयों वाला भिन्न घनत्व होता है। सो ये जो है आपका देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें उदाहरण की, तो तैरते हुए बर्फ के टुकड़े देखने को मिलते हैं, बराबर गहराई वाले स्तंभ देखने को मिलते हैं। घनत्व की अगर हम बात करें तो सभी यहाँ पर स्तंभों का घनत्व एक समान होता है, और इसमें अगर हम बात करें तो ऊंचाई के अनुसार जो है घनत्व बदलता रहता है, ये जो है देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें गहराई की, तो ये जो है आपके ऊंचे स्तंभ की जड़ें जो है अधिक गहरी होती है, जैसे कि हिमालय की। तो सभी स्तंभ एक ही क्षैतिजपूर्ण तल पर संतुलित होते हैं, ये जो है आपको देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें निष्कर्ष की, तो ये जो है आपके पृथ्वी या फिर अगर हम बात करें जो पर्वत हैं वो आपकी सियाल के बने होते हैं और सीमाओं पर तैरते रहते हैं। तो यहाँ पर आपके सियाल और सीमा देखने को मिल जाएगा, और क्षतिपूर्ण तल के बराबर या फिर ऊपर वजन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अंतर की अगर हम बात करें तो एरी का प्लवन सिद्धांत क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एरी ने हिमालय को सियाल कम घनत्व का बना माना, जो कि नीचे सीमा पर तैरता रहा। क्यों, जो कि अगर हम बात करें सियाल का घनत्व हर जगह समान होता है, इसलिए जो है हिमालय को ऊपरी दिखाने के लिए जो है उसकी बहुत गहराई जड़ें मेटल में होनी चाहिए, ये आपको देखने को मिलता है। प्रेट का जो है क्षतिपूर्ण सिद्धांत की अगर हम बात करें तो प्रेट के अनुसार जो है सभी स्तंभों की गहराई एक समान होती है। संतुलन बनाए रखने के लिए जो है भू भाग जितना ऊंचा होता है उसका घनत्व भी उतना ही कम होना चाहिए, जो नीचे उसका घनत्व अधिक भारी होना चाहिए, ये आपका देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपको जो नेक्स्ट देखने को मिलता है निष्कर्ष के बारे में, तो यहाँ पर आपका निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आधुनिक प्लेट विवर्तनी के संदर्भ में एयरी का विचार जो तैरते हुए क्रिस्टल जड़ों की बातें करता है अधिक मान्यता प्राप्त है। जबकि अगर हम बात करें प्लेट का जो सिद्धांत असतिपूर्ण तल की धारणा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिट सेकेंड के बारे में, तो यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है आपका रहने वाला है यूनिट सेकेंड। तो यूनिट सेकेंड की अगर हम बात करें तो आपका यूनिट सेकेंड रहने वाला है भू आकृति प्रक्रिया और स्थलाकृति के बारे में बात करनी है। तो किस प्रकार से रहता है, पहले हम सिलेबस का सारांश देख लेते हैं, उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके पर्वतों का निर्माण का सिद्धांत देखने को मिलता है। कॉर्ब का जो थ्योरी है, जोली का थ्योरी है, होम्स का थ्योरी है, उसके बारे में बात करनी है। यहाँ पर अगर हम बात करें पटल विरूपण बल के बारे में बात करनी है, जिसमें आपके वलन और ब्रंश के बारे में बात होगी। भूकंप और आपके ज्वालामुखियों के बारे में बात करनी है। अपरदन चक्र किस प्रकार से होता है वो भी बात करने वाले हैं। विभिन्न परिदृश्यों के संबंध में जो है स्थल आकृतियों के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे किस प्रकार से यूनिट सेकेंड कवर होती है। पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा पर्वतों के निर्माण के संबंध में जो है कॉर्ब का जो है भूसन्नति का सिद्धांत क्या है उसकी व्याख्या करनी है। तो हिमालय की उत्पत्ति को उसके माध्यम से कैसे समझाया जा सकता है उसके बारे में बात करनी है। तो कोबर जो है उसको भूसन्नति का सिद्धांत जो है उसका पर्वत निर्माण के लिए जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत या फिर व्याख्या उसने दी थी, जिसके अनुसार जो है पर्वतों का जन्म जो है भूसन्नतियों से में जमाव या फिर अगर हम बात करें अवसादों के संकुचन और वलन से होता है। हिमालय की उत्पत्ति को उस इससे समझे सकते हैं या समझाते हुए यहाँ पर कोबर ने बताया था कि जो उत्तरी में अंगारा लैंड है और दक्षिण में गोंडवाना लैंड है जो कि भारतीय प्लेट हैं, और इसमें अगर हम बात करें इसके बीच में स्थित 33 भूसन्नति के में जो है जन्मा अवसाद दोनों कठोर भूखंडों के दबाव से ऊपर उठकर हिमालय बनाता है। सो दैट इज द थिंग। एंड यहाँ पर हम बात करें ये कोबर का भूसन्नति सिद्धांत हो जाता है। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत जो है इसमें आपके कोबर ने पर्वत निर्माण को एक चक्रीय प्रक्रिया माना था जो कि निम्न 3 प्रमुख चरणों में संपन्न होती है। पहले अगर हम बात करें भूसन्नति का जो सिद्धांत है वो पृथ्वी के ठंडा होने से संकुचन उत्पन्न होता है और जिससे जो है आपके लंबी और सक्रिय और जलीय परतें बनती है, जिसे हम भूसन्नति कहते हैं या फिर कहा जाता है इसको।
इन भूसन्नतियों को कोबर के ने जो है पर्वतों का प्लाना कहा था। अगर हम बात करें पर्वत निर्माण अवस्था की, तो भूसन्नति के किनारों पर स्थित कठोर भूखंड, जिन्हें आपके अग्रदेश कहा जाता है, एक दूसरे की ओर यहाँ पर सरकाते हैं। इससे जो है भूसन्नति में जमाव और अवसाद दबकर वलित होकर ऊपर उठते हैं और ये पर्वत बनाते हैं। अगर हम बात करें पर्वत यहाँ पर उत्थान और आपके कटाव की, तो संकुचन और आपके दबाव के कारण वलित यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाओं का उत्थान निरंतर जारी रहता है और साथ ही साथ आपके अपर्दन की प्रक्रिया यहाँ पर भी चलती रहती है, जो कि पर्वतों के आकार को निर्धारित करती है। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिलता है, वो देखने को मिल जाता है हिमालय की उत्पत्ति। तो हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, तो यहाँ पर कोबर की सिद्धांत के अनुसार जो है आपके कोबर ने जो है हिमालय की उत्पत्ति के लिए जो है 33 सागर को उत्तरदायी माना था। अगर हम बात करें मूल सिद्धांत की, तो उत्तर में जो है अंगारा लैंड, यूरेशियन प्लेट, और दक्षिण में जो है आपके गोंडवाना लैंड, जो कि भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के मध्य जो है 33 सागर स्थित है था। इसके बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अवसाद की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर इन दोनों भूखंडों से निकलने वाली जो है नदियों ने जो है अपने अवसाद को 33 भूसंतति में जमा किया, जिससे जो है वहाँ लगातार भार और गहराई बढ़ती गई। पर्वत निर्माण की अगर हम बात करें, तो संकुचन बल को कारण संकुचन बल के कारण जो है अंगारा लैंड जो कि उत्तर में है और दक्षिण में जो है गोंडवाना लैंड जो है एक दूसरे की ओर खिसकते गए। वलन की अगर हम बात करें, तो इन दोनों में जो है कठोर भूखंडों के आमने सामने के दबाव से जो है 33 के तल में जो है आपके जमाव जो है अवसाद के में जो है वलन पड़ गई थी। अगर हम बात करें परिणाम की, तो इस भूसन्नति के मलबे से जो है आपके हिमालय का निर्माण हुआ और मध्य में का जो है आपका भाग अवसाद दबा रह गया। जबकि अगर हम बात करें किनारों के भाग जो है ऊपर उठकर हिमालय के रूप में प्रकट हुए थे। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिलता है, वो देखने को मिल जाता है ऑर्थर होम्स के सिद्धांत के बारे में। तो ऑर्थर होम्स का जो सिद्धांत है, संवहन धारा का सिद्धांत देखने को मिलता है। इसकी आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो ऑर्थर होम का सिद्धांत होता क्या है संवहन धाराओं के संबंध में, तो भूविज्ञान में जो है आपके क्रांतिकारी सिद्धांत माना जाता है, जो कि रेडियोधर्मी यानी कि अगर हम बात करें रेडियो एक्टिव जो पार्टिकल होते हैं, उनसे उत्पन्न ताप के कारण मेटल में संवहन धाराओं को महाद्वीपीय विस्थापन और पर्वत निर्माण का मूल कारण माना था या मानता है। यह सिद्धांत जो है प्लेट टेक्टोनिक का आधार बना, लेकिन अगर हम बात करें इसके परिणामों और प्रक्रियाओं में कुछ वैज्ञानिक सीमाएं हैं। होम्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपके ऊर्जा का स्रोत, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियोधर्मी रसायन के विखंडन से अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है, जो कि संवहन धाराओं का जन्म देती है। क्रियाविधि की अगर हम बात करें, तो रेडियोधर्मी गर्मी के कारण मेटल में पदार्थ गर्म होकर ऊपर की ओर उठते हैं और ठंडा होकर नीचे की ओर बैठ जाते हैं, जिससे जो है एक चक्र बनता है। महाद्वीपीय विस्थापन की अगर हम बात करें, तो जब ये धाराएं ऊपर उठती है, तो जो भूसंतति होती है या फिर यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर क्रस्ट होती है या फिर भूपर्पटी होती है, उसको यहाँ पर विपरीत दिशाओं में खिसकाती है ये अपसरी, और जिससे जो है आपके महाद्वीपीय विस्थापन होता है। पर्वत निर्माण की अगर हम बात करें, तो जहाँ दो विपरीत धाराएं नीचे की ओर मुड़ती है अभिसारी, और वहीं आपके अवसाद में जो है आपके संकोचन होता है और पर्वतों का निर्माण होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका आलोचनात्मक परीक्षण के बारे में, तो प्रत्यक्ष प्रमाणों का अभाव है। तो सिद्धांत की जो है आपके समय जो है आपके पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक ऐसी यहाँ पर हम बात करें, इस सिद्धांत के अनुसार जो है समय जो है आपके धरती उस समय यानी कि उस समय जो है पृथ्वी के आंतरिक भागों में अगर हम बात करें एक ऐसी धारा की उत्पत्ति हुई थी जो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण या अवलोकन नहीं था, जिससे जो है एक सैद्धांतिक अवधारणा बनी रही। अगर हम बात करें ऊर्जा का सटीक स्थान, तो ये स्पष्ट नहीं है कि संवहन धाराएं वास्तव में कहाँ से शुरू हुई थी और वे कितनी गहराई तक काम कर रही थी। और अगर हम बात करें आपको जो नेक्स्ट देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है धाराओं की स्थिति। तो ये समझाना मुश्किल है कि आपके जो धाराएं होती है वह क्यों उत्पन्न होती है जहाँ वे पाई जाती है। यहाँ पर हम बात करें सैद्धांतिक सीमाओं के बारे में, तो धाराओं के उठने और गिरने के चक्र को लेकर कुछ वैज्ञानिक संशय में रहते हैं, और बाद में अगर हम बात करें तो ये यद्यपि शुरुआत से ही नकारा गया था, लेकिन अगर हम बात करें 1950 से लेकर 60 के दशक में जो है आपके समुद्र तल फैलाव के प्रमाण मिलने
पर यह सिद्धांत जो है पुष्टि हुई थी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सिद्धांत सिद्ध करता है कि आपका जो ऑर्थर होम्स हैं वो बताते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक का मुख्य आधार किस प्रकार से बनते हैं। तो वो जो सिद्धांत देते हैं उस सिद्धांत से पुष्टि मिलती है कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती है वो यहाँ पर आपकी गढ़ी जाती है। तो यहाँ पर हम बात करें निष्कर्ष की, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि ऑर्थर होम जो है संबंध धारा सिद्धांत अपनी समय से आगे की सोच थी ये। यद्यपि प्रारंभिक अवस्था में जो है इसके प्रमाण सीमित थे, लेकिन इसने जो है आपके महाद्वीपीय बहाव के लिए जो है आवश्यक यांत्रिक बल की व्याख्या प्रदान की थी। आज का जो आधुनिक भूवैज्ञानिक स्तंभों यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स में एक माना जाता है ये। अगर हम बात करें प्लेट विरूपण और आपके आंतरिक बल के बारे में, तो यहाँ पर आपके वलन और आपके ब्रंश में क्या अंतर होता है और इसके विभिन्न प्रकारों के वलनों का जो है इसके सचित्र वर्णन करना है। तो ये जो है आपके वलन के बारे में हम अगर हम बात करें तो वलन जो है और अभ्रंश जो है दोनों ही अलग अलग चीज़ होती है। फोल्डिंग के बारे में आपने सुना होता है, और एक तो फोल्ड होता है और एक फॉल्ट होता है। तो फॉल्ट और फोल्डिंग क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पृथ्वी की पपड़ी में विवर्तनिकाएं जो होती है, विवर्तनिक बल होते हैं, उनके कारण जो है होने वाले विरूपण और वलन संपीड़न से चट्टानों में जो है यहाँ पर पड़ने वाले जो है सिलवट यानी कि जो है आपके ये जो है आपके फॉल्ट है और आपके ये जो है आपके यहाँ पर फोल्ड है। और अगर हम बात करें यहाँ पर वलन जो होती है वो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी। ये आपका वलन है और यहाँ पर आपका ये फॉल्ट है। तो जो यहाँ पर ये जो है एक सिलवट है, यानी कि अगर हम बात करें एक परत जैसी संरचना हो गई है, यानी कि एक वलन हो गई है। जबकि ब्रंश की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ब्रंश। तो ये चट्टानों का टूटना और विस्थापन होने यानी कि दरारें होने का कहते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें फॉल्ट और यहाँ पर ब्रंश की अगर हम बात करें दोनों में ही क्या अंतर होता है, तो चट्टानों का मुड़ना और सिलवट पड़ना, और अगर हम बात करें ये जो है आपके चट्टानों का टूटना और विस्थापन होना, ये जो है आपकी हो जाएगी। अगर हम बात करें मुख्य रूप से जो है यहाँ पर अगर हम बात करें संपीड़न बल देखने को मिलता है, ये आपका तनाव यहाँ पर अगर हम बात करें देखने को मिलता है। संपीड़ित और आपकी अपूर्ण रूप बल देखने को मिलता है। चट्टान का प्रकार की अगर हम बात करें यहाँ पर आपका लचीलापन, कोमल चट्टानें देखने को मिलती है, ये कठोर आपकी भंगुर चट्टानें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिलता है वलित और ये जो आपके ब्लॉक पर्वत ब्रंश घाटी, ये जो है आपकी चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें विभिन्न प्रकार के वलन की, तो यहाँ पर आपके सममित वलन, असममित वलन, एकनत वलन, शयनत वलन और आपकी प्रतिवर्त वलन देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है ब्रंश घाटी और ब्लॉक पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया का यहाँ पर ये वर्णन करना है या स्पष्ट करना है। तो ब्रंश घाटी की अगर हम बात करें और ब्लॉक पर्वत की अगर हम बात करें तो इनका निर्माण जो है पृथ्वी की पपड़ी में तनाव जनित बलों के कारण होने वाली दरारों से होता है। जब दो समांतर ब्रंशों के बीच में भूभाग नीचे धंस जाता है तो उस ब्रंश यानी कि घाटी को यहाँ पर ब्रंश घाटी कहते हैं। इसके विपरीत जो है जब किनारों के भाग नीचे धंस जाते हैं और बीच का भाग जो है ऊपर उठ जाता है तो उससे अगर हम बात करें ऊंचे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। अब अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिलता है ब्रंश घाटी और उसके ब्लॉक पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया क्या रहती है, तो तनाव जनित बल पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण जब चट्टानी परतों पर विपरीत दिशाओं में तनाव पड़ता है तो ये जो है दरारें जो है विकसित हो जाती है। ब्रंश की अगर हम बात करें तो इस तनाव से जो है दो समांतर ब्रंश रेखाएं बन जाती है जो कि चट्टानों के ब्लॉक को अलग करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रंश घाटी की, तो ग्रेबन जब दो समांतर ब्रंशों के बीच का केंद्रीय भाग नीचे धंस जाता है तो एक लंबी और सक्रिय और गहरी घाटी का निर्माण होता है जिसे ग्रेबन या रिफ्ट वैली कहते हैं। भारत की नर्मदा घाटी या फिर हम बात करें ताप्ती घाटी, ये जो है ब्रंश घाटियाँ देखने को मिलती है। ब्लॉक पर्वत की अगर हम बात करें तो जब आपका ब्रंशण के कारण जो है दो समांतर ब्रंशों के बीच में जो आपके भाग स्थित रह जाता है, और अगर हम बात करें किनारों की ओर भाग जो है धंस जाता है या बीच का एक भाग ऊपर उठ जाता है तो इस ऊंचे उठे हुए भाग को हम ब्लॉक पर्वत या होस्ट कहते हैं। ओके, अगर हम बात करें भारत का सतपुड़ा और आपके विंध्याचल जो पर्वत है, जर्मनी का जो है ब्लैक फॉरेस्ट है, ये जो है चीज़ें देखने को मिलती है। निर्माण की मुख्य विशेषता क्या क्या हो जाती है, तो ये संरचनाएं जो हैं आपकी अक्सर जो हैं अपसारी सीमाएं पर बनी होती है जहां आपके प्लेट एक दूसरे की ओर जाती है। पर्वत यहाँ पर अगर बात करें ब्लॉक पर्वत के किनारे तीव्र हो जाते हैं, अक्सर चपटे मेज के समान दिखाई देते हैं। इनकी जो घाटियाँ होती है दीवार लगभग अगर हम बात करें तो ऊर्ध्वाधर होती है। भूकंप और ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका
भूकंप जो है आपके भूकंपीय तरंगे देखने को मिलती है। PSL की विशेषता का वर्णन करना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने में इनके क्या महत्व है इसके बारे में बात करनी है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें इनके बारे में हमने पहले बात कर ली है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहले हमने क्रोड के बारे में बात की थी, मेटल के बारे में बात की थी, PSL के बारे में। तो इनके विशेषताओं के बारे में बात करनी है। इनके माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो भूकंप की तरंगे जो होती है, भूकंपीय तरंगे जो होती है PSL, यहाँ पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में कंपन से उत्पन्न ऊर्जा होती है। पी तरंगे जो होती है सबसे तेज होती है, सबसे यहाँ पर कठोर तरल में संचरित होती है। एस तरंगे जो होती है धीमी, द्वितीयक और आपके केवल ठोस में चलती है। जबकि अगर हम बात करें एल तरंगे जो होती है सतह ही होती है, सतह पर विनाशकारी हलचल करती है। इन तरंगों की गति और व्यवहारिक अध्ययन करें और वैज्ञानिक जो आपकी यहाँ पर पृथ्वी की परतें होती है, क्रस्ट, मेटल और कोर, उनकी भौतिक गुणों का पता लगाते हैं। अगर हम बात करें भूकंपीय तरंगों की विशेषता क्या क्या होती है, तो यहाँ पर आपका जो भूकंपीय तरंगें होती है, यहाँ पर पी तरंगे जो होती है, प्राथमिक तरंगे जो होती है, और गति की अगर हम बात करें तो ये सबसे तेज होती है, सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है। और माध्यम की अगर हम बात करें तो ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम से गुजरती है। प्रकृति की अगर हम बात करें तो ये अनुदैर्ध्य और संपीड़ित उत्पन्न करती है। सतह की अगर हम बात करें तो ये न्यूनतम क्षति पहुंचाती है। अगर हम बात करें एस तरंगों की तो ये आपके द्वितीयक तरंगे होती है। पी तरंगों से धीमी होती है लेकिन सतह तरंगे से तेज होती है। माध्यम की अगर हम बात करें तो केवल ठोस पदार्थों से गुजरती है, तरल में लुप्त हो जाती है। प्रकृति की अगर हम बात करें तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है जो कि सतह के समकोण पर कंपन करती है। प्रभाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पी तरंगों की जो है तुलना में अधिक विनाशकारी होती है। एल तरंगों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी ये जो गति होती है सबसे धीमी होती है। भूकंप मापी पर सबसे यहाँ पर अगर हम बात करें अंत में रिकॉर्ड की जाती है। माध्यम की अगर हम बात करें तो केवल पृथ्वी की सतह पर यानी कि भूपर्पटी के अनुदिश चलती है। अगर हम बात करें प्रकृति की तो बहुत अधिक आवृत्ति वाली होती है, रेंगने या फिर लुढ़कने वाली गति होती है। अगर हम बात करें आपका जो सर्वाधिक विनाशकारी सतह पर भारी तबाह मचाती है, तो यह जो है आपके देखने को मिल जाती है। ये जो है तरंगे रहने वाली है। डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से रहता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए जो है भूकंपीय तरंगों का जो है उपयोग किया जाता है। ये जो है तरल कोर की पहचान करता है। परतों का घनत्व देखने को मिलता है इसमें। छाया क्षेत्र इसके माध्यम से पता चल सकता है। पी और एस तरंगों की छाया क्षेत्र यह निर्धारण करने में मदद करता है। और विभक्ति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका ये जो है आपके तरंगों के वेग में अचानक परिवर्तन, यहाँ पर हम बात करें विभिन्न परतों की सीमाओं का पता लगाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा वो देखने को मिल जाएगा ज्वालामुखी से निर्मित अंतर्वर्धी आकृति जैसे बेंथोलिक और लेथोलिक और डाइक का वर्णन कीजिए। तो ज्वालामुखी में अंतर्वर्धी आकृति तब बनती है जब आपके मैग्मा पृथ्वी की सतह पर न पहुंचकर आपका पृथ्वी की भूपर्पटी के अंदर ही ठंडा हो जाता है। तो ये जो है मुख्य रूप से आकृति बेथोलिक, विशाल गुंबददार या लेथोलिक की अगर हम बात करें तो मशरूम के आकार का जमाव होता है। डाई की अगर हम बात करें तो दीवार जैसे लंबवत संरचना शामिल है। समय के साथ ये ऊपरी परतों के कटाव से ये जो है सतह पर यहाँ पर उजागर होती है। अगर हम बात करें बेथोलिक संरचना की तो ये जो है इसका वर्णन अगर हम करें तो बेथोलिक जो होता है ये सबसे बड़े अंतर्वर्ती अग्नेय चट्टाने पिंड हैं जो आमतौर पर जो है मैग्मा कक्ष के ठंडे होकर जमने से बनते हैं। ये विशाल गुंबद के आकार के होते हैं, अक्सर पर्वतों के केंद्र में पाए जाते हैं। ग्रेनाइटिक चट्टानों से बने ये गहराई बनाते हैं। अगर हम बात करें उदाहरण की तो यहाँ पर आपके कर्नाटक के पठारों में ग्रेनाइट की चट्टानें जो हैं गुंबदनुमा पहाड़ियाँ होती है। लेथोलिक की अगर हम बात करें तो इनका वर्णन करना है। मशरूम जो होते हैं उनके आकार के अंतर्वर्ती पिंड हैं, अवसादी चट्टानों की परतों के बीच में बनते हैं। संरचना की अगर हम बात करें तो उच्च दाब वाला मैग्मा परतों को ऊपर धकेलता है जिससे जो है एक कुबदानुदार संरचना बनती है जो कि नीचे की से एक नली द्वारा जुड़ी होती है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो यूएसए के हेनरी पर्वतों के लेथोलिक देखने को मिलते हैं। डाइक की अगर हम बात करें तो इनका वर्णन करना है। जब मैग्मा दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर जमा हो जाता है तो ये दरारें जो हैं संरचना बनाती है। डाइक कहते हैं इसको। संरचना की अगर हम बात करें तो ये लावा का लंबवत जमाव होता है जो कि आसपास की चट्टानों को काटता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो पश्चिमी
महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो हैं आग्नेय चट्टानें और दक्कन के ट्रैप में विकसित हुए सहायकता प्रदान करती है। सील अगर हम बात करें तो जब मैग्मा परतें के बीच में क्षैतिज रूप से ठंडा होता है तो इसको सील कहते हैं। लेपोलिथ की अगर हम बात करें तो जब लावा तस्करी के आकार में जमाता है तो वह लेपोलिथ कहलाता है। फेकोलिथ की अगर हम बात करें तो मोईदार पर्वतों की अपनीति और अभिनेति के में जमाव लावा फेकोलिथ कहलाता है। इन सभी आकृतियों को सामूहिक रूप से जो है प्लूटोनिक चट्टानें भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें, आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाता है वो देखने को मिल जाता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न एक देखने को मिलता है यूनिट सेकंड का, वो देखने को मिलता है विलियम मॉरिसन डेविस के अपर्दन चक्र की संकल्पना को युवा पीढ़ी, प्रौढ़ पीढ़ी और वृद्ध पीढ़ी के संदर्भ में समझाना है। तो विलियम मॉरिसन डेविस का जो है यहाँ पर अपर्दन चक्र जो है यह प्रतिपादन जो है आपके 1899 में हुआ था। भूदृश्यों यानी कि लैंड इंफॉर्मेशन उत्थान के बाद जो है समय के साथ जो है संरचना, प्रक्रिया और अवस्था यानी कि स्ट्रक्चर में के परिणाम स्वरूप विकसित होते हैं। यह जो चक्र है युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था के माध्यम से जो है एक समुदाय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट देखने को मिलता है अपर्दन चक्र, इस वीडियो में हमने बात की है कि आपका जो यहाँ पर डेविस ने यहाँ पर अपर्दन चक्र के 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है, वो किस प्रकार से किया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अपर्दन चक्र की अवस्था क्या क्या हो जाती है, तो पहली आपकी होती है युवा अवस्था। तो तीव्र यहाँ पर ऊर्ध्वाधर जो है आपके अपर्दन होता है, इसके कारण जो है गहरी और सक्रिय वी आकार की जो है घाटियाँ बनती है। युवा अवस्था में ये होता है। और भूदृश्य जो है आपके जलप्रपात, तीव्र धाराएं जैसे ऊंचे शिखर दिखाई देने लगते हैं, बहुत तीव्र ढलान हो जाती है। नदियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो नदियों की घाटी है वो विकसित होती है, अभी प्रारंभिक चरण में होती है। प्रौढ़ अवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विशेषता जो है ऊर्ध्वाधर अपर्दन कम हो जाता है और पार्श्व अपर्दन जो है बढ़ जाता है, जिससे जो है चट्टानें चौड़ी हो जाती है। भूदृश्यों की अगर हम बात करें तो घाटियों का विकास अच्छी तरह से हो जाता है, जलप्रपात जो है विलुप्त हो जाते हैं, पहाड़ियाँ ढलाने का जो है अधिकांश हिस्सा कट जाता है। नदियाँ जो होती है वो विसर्प बनाने लगती है। ढलान की अगर हम बात करें तो ढलान धीरे धीरे कम होती है। अगर हम बात करें आपको जो नेक्स्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है ओल्ड स्टेज। तो ये जो अपर्दन होता है उसकी शक्तियाँ जो हैं यहाँ पर हम बात करें बहुत धीमी हो जाती है। संपूर्ण भूभाग समतल प्राय मैदान और में बदल जाता है। भूदृश्य की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम ढलान, व्यापक रूप से या फिर व्यापक बाढ़ के मैदान और यदा कदा कठोर चट्टानों के अवशेष जिन्हें आपके मोनोमाइक या फिर मोनोमाइनोइक कहा जाता है, यह रह जाता है। नदी की अगर हम बात करें तो नदी की घाटी जो है अत्यंत ही चौड़ी और उथली हो जाती है। अंतिम उत्पाद की अगर हम बात करें तो पेनेप्लेन एक समतल और हल्की लहरेदार भूमि होती है। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो डेविस के अनुसार यह क्रमिक विकास है, जहाँ यहाँ पर उत्थित भूखंड अंततः एक आधार तल के करीब पहुंचकर लगभग अगर हम बात करें समतल हो जाता है। यह सिद्धांत जो है भू आकृतिक विज्ञान का एक मौलिक आधार प्रदान करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका डेविस और वॉल्टर पेक के अपर्दन चक्र के विचारों को तुलनात्मक आपको बताना है, तो डेविस का अपर्दन चक्र जो है एक चक्रीय समय निर्भर यानी कि युवा, प्रौढ़, यहाँ पर वृद्धावस्था संरचना की प्रकृति या फिर संरचना की प्रक्रिया का चरण का परिणाम है। जबकि अगर हम बात करें वॉल्टर पेक के द्वारा जो है सिद्धांत जो है बहुचक्रीय समय स्वतंत्र और उत्थान एवं अपर्दन की दरों के बीच में जो आपके वर्तमान की संतुलन का जो है आपके उस पर आधारित है। डेविस का जो ढलान में गिरावट की अगर हम बात करें तो वो मानता है कि वही पेक द्वारा जो है यहाँ पर प्रतिस्थापन पर जोर देता है। तो ये जो आपके देखने को मिलता है किस प्रकार से रहता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, इस वीडियो में हमने बात की है कि डेविस और पेक के अपर्दन चक्र की अवधारणा की तुलना करता है। तो यहाँ पर आपका जो डेविस और पेक के जो अपर्दन चक्र की जो अवधारणा है उसकी तुलना अगर हम करें तो यहाँ पर आपकी मुख्य अवधारणा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी डेविस जो है उनका मानना है कि अपर्दन चक्र जो है उत्थान की समाप्ति के बाद शुरू होता है, जबकि अगर हम बात करें पेक का मानना है कि उत्थान और अपर्दन एक साथ साथ होते हैं। तो अपर्दन किस प्रकार से होता है और अपर्दन चक्र किस प्रकार से होता है, तो डेविस के अलग विचार है और आपके पेक के अलग विचार देखने को मिलते हैं। समय का कारक की अगर हम बात करें तो डेविस के अनुसार जो है भू आकृतियों का जो है आपके समय के साथ जो है विकास होता है। अगर हम बात करें पेक ने समय के बजाय जो है यहाँ पर वितरणिक हलचल और प्रक्रिया की दर को महत्व दिया है। अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो डेविस ने युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था की निश्चित अवस्थाएं बताई थी। पेक के अनुसार जो है उसने नकार दिया था और बजाय उत्थान की दर को आधार 5 प्रकारों में बांटा था। अगर हम बात करें अंतिम उत्पाद तो डेविस ने जो है आपके जो चक्रण में अंत में जो है
पेनिप्लेन बनाता है और ये पेक के चक्र के अनुसार जो है अंत में जो है यहाँ पर आपके एंड्रोम्प यहाँ पर आपके का निर्माण करता है। अगर हम बात करें यहाँ पर उत्थान की दर जो है डेविस ने तीव्र उत्थान माना था, जिसके बाद जो है स्थिरता आती है। पेक ने धीमी और मध्यम और तीव्र उत्थान की संभावना जताई थी। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो डेविस का मॉडल जो है समय के साथ जो है विकास पर जोर देता है। पेक का जो मॉडल है उत्थान अपरदन की दर जो है उसके अनुपात पर निर्धारित होता है। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिल जाता है विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर आपकी पहले आपका हो जाएगा इसका क्वेश्चन। तो आपकी जो स्थलाकृतियाँ होती है उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नदियाँ द्वारा जो निर्मित अपरदनात्मक और निष्पेक्षणात्मक स्थलाकृतियाँ होती है उसका वर्णन करना है। नदी की प्रक्रिया जो होती है अपरदन और निष्पेक्षण द्वारा मुख्य भूसनती जो है आपके बनती है। ऊपरी मार्ग में जो आपके वी आकार की घाटियाँ बनती है, कार्ज बनते हैं, कैनियन बनते हैं, जलप्रपात बनते हैं और निचले मार्ग में जो आपके मैदान डेल्टा ये जो है चीज़ें बनती है। अगर हम बात करें जालोड़ पंखे बनते हैं। ये स्थलाकृतियाँ नदी की ऊर्जा और वेग के अनुसार बदलती रहती है। सो ये जो आपके डायग्राम हो जाएगा किस प्रकार से जो है आपकी बनती है। यहाँ पर हम बात करें निचले भागों में क्या बनता है और ऊपरी भागों में क्या बनता है, ये आपको डायग्राम में देखने को मिल जाता है। नदियों के अपरदनात्मक आकृति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नदी जो है आपके वी घाटी का आकार देती है, गॉर्ज और कैनियन बनाती है, जलप्रपात और वृक्षका बनाती है, नदियों का विसर्प बनाती है, जलगृतिका बनाती है। सो ये जो आपके देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें आपका नदी निष्पेक्षणात्मक स्थलाकृति क्या होती है तो यहाँ पर आपका जालोड़ पंख और शंकु देखने को मिलता है, बाढ़ की मैदान देखने को मिलते हैं, प्राकृतिक तटबंध देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिलता है गोखुर झील की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और डेल्टा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कांट प्रदेश जो होता है चूना पत्थर के क्षेत्र की भू यहाँ पर गति जल द्वारा बनाई गई प्रमुख भू आकृतियों को समझाना है। तो यहाँ पर कास्ट प्रदेश जो होता है उसमें भूमिगत जो है आपका जल होता है घुलनशील क्रिया और निष्पेक्षण में अद्वितीय यहाँ पर आपकी स्थलाकृति बनाता है। मुख्य निष्पेक्षणात्मक आकृति में गुफा की छत की से लटकते और आपकी यहाँ पर स्लेटेराइट यहाँ पर फर्श की ऊपरी लटकते स्लेटेलेग्माइड और आपका इन दोनों के बीच में आपका यहाँ पर आपका मिलने से जो स्तंभ प्रमुख रूप से बनता है वो आपका चूना पत्थर के पानी के वाष्पीकरण में से बनते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर आपके भूमिगत जल द्वारा जो है निर्मित प्रमुख आकृतियाँ क्या क्या होती है तो आपका स्टेलेरेक्टाइड जो कि आपकी ये गुफा की जो छत होती है उसके नीचे की ओर आपका लटकने वाला चूना पत्थर के स्तंभ होते हैं जो कि पानी के घिसने से और वाष्पीकरण से बनते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें स्लेटेमाइड की अगर हम बात करें तो ये चूना युक्त पानी की बूंदें जो हैं गुफा की जो छत होती है उससे नीचे फर्श पर गिरता है और वाष्पित हो जाता है और चूना जो है होता है नीचे जमा होकर ऊपर की ओर बढ़ता है जिसे स्लेटेमाइड कहते हैं। अगर हम बात करें कॉलम की तो जब ऊपर से लटकता है और स्लेक्टेलाइट्स और नीचे की बढ़ती स्लेक्टेमाइड आपस में मिल जाती है तो यहाँ पर यह स्तंभ का निर्माण होता है। और हम बात करें हेलिक्टाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्लेक्टेमाइड की तरह ही होती है लेकिन इनकी जो आकृति होती है यहाँ पर शाखा की तरह जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। यहाँ पर गुफा की अगर हम बात करें तो जल की घुलनशील क्रिया जो है उसके द्वारा भूमिगत दरारों के चौड़ा होने से बनी विशाल खाली जगह होती है। टेरा सोरा की अगर हम बात करें तो चूना पत्थर के घुलने के बाद जो है बची लाल मिट्टी होती है। और हम बात करें आपको जो नेक्स्ट देखने को मिल जाता है वो देखने को मिल जाता है यू आकार की घाटी मशरूम रॉक और आपकी बरखान और अगर हम बात करें गोखुर झील देखने को मिल जाती है। तो यू आकार की घाटी की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से जो है हिमनदों के अपरदन से बनती है और ये विशाल हिमनद पहाड़ों के बीच से गुजरती है और वे अपनी घाटी को गहरा और चौड़ा कर देती है जिससे पहले मौजूद वी आकार की जो घाटियाँ होती है यू आकार में बदल जाती है और ये जो है तली सपाट और दीवारें खड़ी हो जाती है। मशरूम की अगर हम बात करें तो मशरूम रॉक जो होता है ये छत्रक शेल की भी इसको कहते हैं और ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु उपरदन के कारण बनती है। तेज हवा जब रेत के कणों के साथ चट्टानों से टकराती है तो वह निचले मुलायम भागों को अधिक काट देती है जबकि ऊपरी जो कठोर भाग होता है कम करता है जिससे जो आपके यहाँ पर चट्टानें मशरूम जैसे आकार ले देती है। अगर हम बात करें बरखन तो ये जो होता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में यहाँ पर बनने वाला अर्धचंद्राकार बालू का जो यहाँ पर टीला होता है
यहाँ पर एक ही दिशा में लगातार चलने वाली हवाओं का निष्पेक्षण से बनता है, जिससे जो है हवा के सामने का जो ढाल है मंद और विपरीत दिशा का ढाल तीव्र हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका गोखुर झील की, तो ये जो आपका गोखुर झील होता है ये मैदानी क्षेत्रों में नदियों के टेढ़े मेढ़े बहाव के कारण बनता है। जब नदियों का जो घुमाव है बहुत अधिक हो जाता है और बाढ़ के समय नदी जो है सीधी रास्ता अपना लेती है, तो पुराने मुड़ा हुआ मार्ग मुख्य नदी से टकराकर एक चंद्राकार झील के रूप में ले लेता है। सो ये जो आपके रहने वाला है। और अगर हम बात करें आपको जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा वो देखने को मिल जाएगा यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड की अगर हम बात करें तो जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपके रहने वाली है। वायुमंडल का संगठन और परतों के बारे में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपके सिलेबस के अनुसार आपका जो समरी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका सिलेबस में दे रखा है कि किस प्रकार से जो है वायुमंडल का संगठन होता है। तो इसमें आपके कौन कौन सी गैसें हो जाती हैं, कौन कौन से शोभ मंडल है, ताप मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयनन मंडल है, बाह्य मंडल है, उसके बारे में बात करनी है। तापमान और ऊष्मा बजट के बारे में बात करनी है। वायुमंडलीय परीक्षण के बारे में बात करनी है, जिसमें वायु दाब पेटी और अगर हम बात करें पवनों के बारे में बात करनी है। और महासागरीय नीतल के उच्चावच के बारे में बात करनी है। समुद्र तल का जो है समतल क्यों नहीं है उसके बारे में बात करनी है। कौन कौन सी थ्योरी हो जाती है इसमें, तापमान और लवणताओं के बारे में बात करनी है। समुद्री धाराएं और आपके ज्वार भाटा के बारे में बात करनी है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें आपका जो यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें आपके वायुमंडल की संरचना के बारे में बात करनी है। तो वायुमंडल की जो लंबवत संरचनाएं होती है उसको सचित्र वर्णन करना है। शोभ मंडल और समताप मंडल के महत्व को स्पष्ट करना है। यहाँ पर वायुमंडल की लंबवत संरचनाएं जो होती है तापमान और घनत्व के आधार पर 5 मुख्य परतों में विभाजित होती है। शोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल और ताप मंडल और आपके बाह्य मंडल देखने को मिलता है। यह संरचना जो है पृथ्वी की रक्षा करने के लिए जो है जीवन बनाए रखने के लिए जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर हम बात करें आपका यहाँ पर देखने को मिलता है वायुमंडल की लंबवत संरचना जो है आपके यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सबसे पहले आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 10,000 किलोमीटर ऊंचा होता है भाग, वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें पृथ्वी की सतह पर यहाँ पर आपके शोभ मंडल देखने को मिलता है, समताप मंडल देखने को मिलता है, मध्य मंडल देखने को मिलता है, ताप मंडल देखने को मिलता है और बाह्य मंडल देखने को मिलता है। सो ये जो आपके मंडल रहने वाला है। और अगर हम बात करें आपको जो नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा वो देखने को मिल जाएगा इनके बारे में। तो शोभ मंडल क्या क्या होता है, तो सबसे ऊपर वाली परत होती है, इसकी जो ऊंचाई होती है वो 8 किलोमीटर तक होती है, उससे लेकर आपका 18 किलोमीटर तक हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर वर्षा के बादल तूफान जो भी होता है यहाँ पर हो जाता है। समताप मंडल की अगर हम बात करें तो शोभ मंडल से ऊपर होता है जो कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। इसके महत्व की अगर हम बात करें तो ओजोन गैस की परत होती है और सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती है वो शोषित कर सकती है। और जो ये परत होती है विमान उड़ाने के लिए जो है आदर्श मानी जाती है, क्योंकि ये मौसम से संबंधित घटनाएं नहीं होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें वायुमंडल की अगर हम बात करें तो यह तीसरी परत होती है जो लगभग आपके 80 किलोमीटर तक स्थिर होती है। यहाँ तापमान जो है बहुत कम यानी कि 130 सेंटीग्रेड हो जाता है और उल्का पिंड जो है उसकी परत जल जाता है। और अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाता है आयनन मंडल, तो 80 से 400 किलोमीटर तक स्थिर होती है। यहाँ पर हम बात करें रेडियो तरंगें जो होती है परावर्तित होती है और जो संरचना के लिए जो है बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाता है वो देखने को मिल जाता है बाह्य मंडल के बारे में। तो सबसे ऊपरी परत होती है जो कि अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। शोभ मंडल, समताप मंडल का महत्व यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। जीवन का यहाँ पर सांस यानी कि ऑक्सीजन जो देखने को मिलता है, मौसम का निर्माण देखने को मिलता है, जल चक्र के लिए जो है आवश्यक हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर आपके ओजोन परत के माध्यम से जो है आपकी हानिकारक पराबैंगनी किरणें जो होती है उससे लेकर पृथ्वी की सुरक्षा करती है। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है वायुमंडल के रासायनिक संगठनों में किन गैसों का प्रधानता देखने को मिलती है। तो ओजोन परत के क्षरण में क्या कारण है इनका, तो यहाँ पर अगर हम बात करें वायुमंडल में जो आपका होता है 78% जो है नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, उनकी मुख्य प्रधानता होती है। इसके बाद जो है ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऐसी गैसें अल्प मात्रा में होती है जो कि ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, हेलोन होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं जैसे मानव निर्मित प्रदूषक होते हैं जो कि समताप मंडल में क्लोरीन और आपके ब्रोमीन मुक्त कर ओजोन अणु का नष्ट करती है। अगर हम बात करें आपका नाइट्रोजन जो लगभग आपका 78% होता है, ऑक्सीजन 20% होता है, ये जो है आपके रासायनिक संगठन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है ओजोन परत के क्षरण के कारण। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, रासायनिक अभिक्रियाएं, रॉक
प्रक्षेपण ये जो है देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें सूर्य ताप और ऊष्मा हीट की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पृथ्वी के ऊष्मा बजट से आप क्या समझते हैं, और अगर हम बात करें रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपके पृथ्वी का जो है ऊष्मा बजट जो है सूर्य के से जो है प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो होती है, और यहाँ पर आपका पृथ्वी द्वारा जो है अंतरिक्ष में वापस लौटाई जाने वाली जो है ऊर्जा के बीच का संतुलन होता है। पृथ्वी का औसत तापमान जो है 15 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीग्रेड स्थिर रहता है, क्योंकि जितनी ऊष्मा जो है आती है उतनी ही वापस चली जाती है। अगर हम बात करें ऊष्मा बजट और आपके तापमान संतुलन की प्रक्रिया के बारे में, तो पृथ्वी का आपका वर्तमान जो है आपकी परावर्तन और आपके पार्थिव विकिरण द्वारा किया जाता है। ऊष्मा की प्राप्ति जो है 100 इकाइयों द्वारा होती है। सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है उसको 100 इकाइयों के रूप में माना जाता है। ऊष्मा की वापसी तो 35 इकाइयों के रूप में वापस जाती है, और ये जो है आपके वापसी अवशोषण किस प्रकार से होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें, आपका जो नेक्स्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों के बारे में बात करनी है। तो जो सूर्य का ताप है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो जाते हैं, तो एक तो आपका नीति कोण, किरणें जितनी सीधी पड़ती है वह उतनी ही ज़्यादा जो है केंद्रित होगी, और वह सूर्य का ताप जो है उतनी ही अधिक होगा। तीक्ष्ण किरणें जो है अधिक क्षेत्र में फैलती है, जिससे जो है आपके प्रतीक जो है आपके इकाई क्षेत्र ऊर्जा कम हो जाती है। दिन की अवधि में अगर हम बात करें तो जितना अधिक लंबा होगा सूर्य की ऊर्जा जो है प्राप्त करने के लिए उतना ही समय अधिक होगा, जिससे जो है सूर्य ताप की ऊर्जा जो है बढ़ जाती है। वायुमंडल की जो परतें होती है वो आपका यहाँ पर वायुमंडल की पारदर्शिता देखने को मिलती है। बादल धूप के कण और आपके जल वाष्प की सूर्य की किरणें की अवशोषित करती है, परावर्तित होती है, प्रकीर्णन कर देती है, और साफ में यहाँ पर आपका आसमान में सूर्य ताप अधिक हो जाता है, जबकि अगर हम बात करें बादल वाले दिन कम आते हैं। अगर हम बात करें पृथ्वी के से जो है सूर्य की दूरी, तो यहाँ पर आपकी पृथ्वी की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है। जब पृथ्वी के सूर्य के पास आती है तो यहाँ पर आपके अपसौर जनवरी में होता है, और अगर हम बात करें यहाँ पर सूर्य ताप जो है थोड़ा अधिक हो जाता है, दूर जाने पर आपका कम हो जाता है। अगर हम बात करें, आपका जो नेक्स्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिल जाएगा यहाँ पर वायु दाब और यहाँ पर पवनें। तो यहाँ पर आपकी पृथ्वी पर वायु दाब पेटी किस प्रकार से होती है, उसका वितरण किस प्रकार से होता है, उसका यहाँ पर पवन प्रणाली का संबंध स्पष्ट करना है। पृथ्वी पर 7 प्रमुख वायु दाब पेटियाँ होती है जो तापमान गतिक कारणों से विकसित होकर भूमध्यम रेखा से ध्रुवों तक फैली होती है। यह पेटियाँ जो है हवा के माध्यम से विभिन्न दिशाओं में या दिशा निर्धारित करती है। मुख्य पेटियों के भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी और उपोष्ण उच्च और उपध्रुवीय निम्न और आपकी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी शामिल हो जाती है। अगर हम बात करें आपका यहाँ पर पृथ्वी पर जो है वायु दाब पेटी का वितरण किस प्रकार से होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें पृथ्वी पर जो है मुख्य रूप से 7 वायु दाब पेटियाँ होती है। पहले आपका भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी जो होती है, जो कि 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में उत्तर और दक्षिणी अक्षांश के बीच में होती है। अत्यधिक तापमान के कारण हवा जो है गर्म होकर ऊपर उठती है। और अगर हम बात करें आपका उपोष्ण उच्च दाब पेटी जो होती है दोनों गोलार्ध के बीच में जो होती है, और अगर हम बात करें 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में अक्षांश के बीच में होती है। यहाँ पर आपके भूमध्य रेखा से ऊपर उठने वाली जो है हवाएं नीचे की ओर उतरती है, और अगर हम बात करें जिससे जो है उच्च दाब बनता है, ये अश्व अक्षांश भी कहते हैं इसको। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की अगर हम बात करें तो 2 गोलार्ध में 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री के बीच में जो है होता है ये, और ध्रुवों की जो ठंडी हवाएं होती है और उपोष्ण कटिबंधीय की गर्म हवाएं जो हैं उससे मिलकर बना होता है। ध्रुवीय उच्च दाब पेटी की अगर हम बात करें तो दोनों ध्रुवों पर अत्यंत ही ठंडे होने के कारण भारी यहाँ पर आपके यहाँ पर अगर हम बात करें भारी हवा जो होती है नीचे बैठ जाती है। पवनों की प्रणाली के बीच में संबंध की अगर हम बात करें तो वायु दाब पेटी जो है हवा की गति और दिशा के मुख्य नियंत्रण होते हैं। हवा जो होती है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। यहाँ पर व्यापारिक पवनें होती है, पछुआ पवनें होती हैं, ध्रुवीय पवनें होती है। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी निम्नलिखित यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, तो यहाँ पर स्थानिक पवनें जो होती है चिनूक, फान और लू जो है देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है स्थानिक पवनें चिनूक, फान और लू। ये क्षेत्रीय तापमान और वायु दाब के अंतर से उत्पन्न ऊष्मा यहाँ पर गर्म ऊष्मा हवाएं होती है, जो कि बर्फ बक्ष जैसी लाभकारी और विनाशकारी हो सकती है। वही कोरियोलिस बल जो होता है पृथ्वी की
घूर्णन से उत्पन्न भारी बल होता है जो कि हवाओं को यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और आपके दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ता है। स्थानिक पवनें जो होती है चिनूक, यह उत्तरी अमेरिका के यहाँ पर रॉक पर्वत के पूर्वी ढलानों की ओर नीचे की उतरने वाली गर्म और शुष्क हवाएं होती है। हिमक बशमक यहाँ पर भी कहा जाता है इसको, क्योंकि यह जो है सर्दियों में जमी बर्फ को तेजी से पिघला देती है और चारागाहों को उजागर करती है। फान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके अल्पास पर्वत के उत्तरी ढालों से नीचे की ओर उतरने वाले गर्म और आपके शुष्क हवा होती है। यह स्थानीय स्तर पर तापमान बढ़ाती है जिससे जो है अंगूर के पकने में मदद मिलती है। और लू की अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिमी भारत पाकिस्तान के मैदान इलाकों में गर्मियों के दिनों में जो है उनके दौरान जो है अत्यधिक गर्म और शुष्क हवाएं होती है, मनुष्य के लिए जो है जानलेवा होती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आपके कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो क्या होता है, पवनों का पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो डेफिनेशन जरूर आनी चाहिए आपको। तो पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन के कारण जो है गतिशील वस्तुओं में जो है लगने वाला आभासी जो बल होता है उसको हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध को जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कोरियोलिस फोर्स जो होता है उसके कारण जो है पवनें जो हैं अपनी मूल दिशा से यहाँ पर दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। तो आपका जो राइट टू लेफ्ट की ओर यहाँ पर आपका हो जाता है, लेफ्ट टू राइट की ओर हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो दक्षिण के गोलार्ध में जो होती है वो आपका राइट टू लेफ्ट की ओर हो जाता है, ये आपका कोरियोलिस फोर्स होता है। उसके कारण जो है पवनों की दिशा जो है परिवर्तित हो जाती है। ये कोरियोलिस का प्रभाव देखने को मिलता है। अन्य प्रभावों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका माध्यम रेखा पर शून्य और आपके ध्रुवों पर अधिकतम होता है। चक्रवात और प्रति चक्रवात की हवाओं को में घूमने के पैटर्न को निर्धारित करता है। फेरल का नियम भी कहा जाता है इसको। यहाँ पर फेरल का नियम क्या है वो भी आपको पता चल गया होगा, जो कि चक्रवात और प्रति चक्रवात की हवाओं पर आधारित होता है। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाता है वो देखने को मिल जाता है समुद्र विज्ञान। तो महासागरीय नीतल में उच्चावच का वर्णन कीजिए। यहाँ पर मग्न तट और आपकी मग्न ढलान में क्या अंतर होता है। तो महासागरीय नीतल जो होता है उच्चावच में महाद्वीपीय मग्न तट और मग्न ढाल गहरे समुद्र मैदान और गर्त शामिल हो जाते हैं। मग्न तट जो होते हैं 0 से 200 मीटर के मंद ढाल से लेकर आपके गहरी गर्तों तक फैला होता है। मग्न तट जो होता है एक उथला तटीय मंच है, जबकि अगर हम बात करें मग्न ढाल जो होता है मग्न तट के बाद जो है तीव्र ढाल वाला क्षेत्र होता है। अगर हम बात करें महासागरीय नीतल के उच्चावच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका महासागरों के तल का जो विन्यास होता है वो यहाँ पर तल की विविधतापूर्ण होता है, जिसका अध्ययन जो है यहाँ पर यहाँ पर आपका उच्चता दर्शक वक्र द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें महाद्वीपीय मग्न तट की तो यहाँ पर आपके महाद्वीपों का जो है यहाँ पर जलमग्न किनारा जो कि सबसे उथला और आपका यहाँ पर हम बात करें औसत गहराई जो होती है वो 200 से लेकर 100 से लेकर 200 मीटर होती है। यहाँ सूर्य का प्रकाश जो है बहुत पहुँचता है, जिससे जो है यह मछली पकड़ने और खनिजों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें महाद्वीपीय मग्न ढाल जो होती है मग्न तट के अंत में जो है शुरू होकर गहरे समुद्र मैदानों की ओर जाने लगने वाली जो है ढाल होती है। गहराई जो होती है 200 से लेकर 3000 मीटर तक होती है। गहरे सागर जो मैदान होते हैं महासागरीय नीतल के सबसे सपाट और आपके विस्तृत क्षेत्र होते हैं, 3 से लेकर 6000 मीटर तक गहराई तक होते हैं। महासागरीय गर्तें जो होती है वो महासागरों के सबसे गहरे भाग में जो लंबे सकरे और चपटाकार होती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रशांत महासागर की मारियान ट्रेच होती है। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाता है वो देखने को मिल जाएगा यहाँ पर महासागरीय जल लवणता को नियंत्रित करने वाले कारकों के बारे में बात करनी है। तो वाष्पीकरण, वर्षा, नदियों का जल, बर्फ का जमाव और पिघलना, महासागरीय धाराएं और हवाएं, वायुमंडलीय दाब देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिलता है अर्ध महासागर या फिर प्रशांत महासागर की प्रमुख धाराओं का मानचित्र सहित वर्णन करना है। अर्ध महासागर जो होता है वो आपके अल्टार्कटिक की प्रमुख धाराएं जो हैं गर्म और दक्षिण ठंडी चक्र बनती है। प्रमुख गर्म धाराओं में गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील धाराएं, उत्तरी विषुवत धाराएं शामिल होती है, जबकि ठंडी धाराएं जो होती है यहाँ पर लेब्राडोर, कनारी, बेगुएला
शामिल हो जाती है। ये धाराएं जो हैं आपके एस आकार की महासागरीय और व्यापारिक पवनें और कोरियोलिस बल से प्रभावित होकर उत्तर में जो है यहाँ पर घड़ी की दिशा और दक्षिण में जो है विपरीत दिशा में जो है चलती है। अगर हम बात करें आपके यहाँ पर आपकी अर्ध महासागर की प्रमुख धाराएं क्या क्या होती है, तो यहाँ पर आपके अल्टार्कटिक महासागर में जो है आपके भू मध्य रेखाओं के उत्तर और दक्षिण में धाराएं जो होती है एक स्पष्ट परिसंचरण तंत्र है। यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तरी अल्टार्कटिक महासागर की जो धाराएं होती है गर्म होती है, तो उत्तरी ध्रुवीय धाराएं जो होती है ये गर्म धाराओं को अफ्रीका के तट से शुरू करती है, वो होकर जो है पश्चिम की ओर ले जाती है या चलाती है। फ्लोरिडा जो होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फ्लोरिडा धारा जो होती है मेक्सिको की खाड़ी से निकलकर ये फ्लोरिडा तट की ओर ले जाती है या फिर बहाती है। गल्फ स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो ये जो आपका बहुत तेज गर्म धाराएं होती है जो कि फ्लोरिडा धारा की विस्तार करती है, उत्तर पूर्वी दिशा में यूरोप तक चला जाती है। उत्तरी अल्टार्कटिक बहाव की अगर हम बात करें तो गल्फ स्ट्रीम का विस्तार जो है जो यूरोपीय के तटों तक गर्म पानी पहुंचाती है। उत्तरी अल्टार्कटिक महासागरों की धाराएं जो होती है लेब्राडोर धाराएं होती है, कनारी धाराएं होती है। यहाँ पर हम बात करें दक्षिणी अल्टार्कटिक महासागर की धाराएं जो होती है, दक्षिणी विषुवत धाराएं जो होती है ये जो है आपके अफ्रीका से दक्षिणी अमेरिका की ओर चलने वाली गर्म धाराएं हैं। ब्राज़ील धारा की अगर हम बात करें तो ये आपके दक्षिणी ध्रुवीय धारा जो है वह हिस्सा होती है जो कि ब्राज़ील के तट पर दक्षिण की ओर जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पर दक्षिणी अल्टार्कटिक महासागर की धाराएं ठंडी होती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेगुआ धारा जो होती है यह अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट के साथ चलती है। और अगर हम बात करें फोकलैंड धारा जो होती है अल्टार्कटिक से दक्षिण अमेरिका की ओर बढ़ने वाली होती है धारा होती है। धारा की प्रमुख विशेषता क्या हो जाती है, तो गल्फ स्ट्रीम धारा होती है, लेब्राडोर या फिर हम बात करें गल्फ स्ट्रीम का मिलना होता है। और अगर हम बात करें आपका सारगेसो सागर होता है। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिल जाता है वो देखने को मिल जाता है ज्वार बाटा की उत्पत्ति के संतुलन सिद्धांत को समझाना है। और यहाँ पर वृहत ज्वार और आपके लघु ज्वार में क्या अंतर होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर हम बात करें ज्वार बाटा की उत्पत्ति का यहाँ पर संतुलन सिद्धांत जो है आपका आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित है। यह जो आपका यहाँ पर सिद्धांत है उसके अनुसार जो है आपके सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के संतुलन के कारण जो है महासागरीय जल का जो है स्तर ऊपर उठ जाता है और नीचे जो है गिर जाता है, भाटा होता है। और अगर हम बात करें ये जो है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के 2 गुना अधिक प्रभावी होता है। ज्वार बाटा का संतुलन जो है सिद्धांत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मूल सिद्धांत देखने को मिलता है जो कि मानता है कि पृथ्वी की पूरी तरह जो है आपके जल से ढकी हुई है और जल में कोई घर्षण नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की अगर हम बात करें और अपकेंद्रीय बल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके चंद्रमा की ऊपर जो है पृथ्वी के हिस्से पर जो है जल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर उठता है। अगर हम बात करें विपरीत ज्वार की अगर हम बात करें तो इसके ठीक ऊपर विपरीत दिशा में चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण और आपकी पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न जो है अपकेंद्रीय बल जो होता है उसके असंतुलन के कारण जो है दूसरा उच्च ज्वार आता है। परिणाम की अगर हम बात करें तो इस तरह जो है आपके संतुलन जो है सिद्धांत है उसके अनुसार जो है एक समय में पृथ्वी के 2 विपरीत स्थानों पर उच्च ज्वार इनके बीच के स्थान में जो है निम्न ज्वार की स्थिति बनती है। अगर हम बात करें वृहद ज्वार और लघु ज्वार के बीच में क्या अंतर होता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्थिति की तो वृहद ज्वार जो होता है वह सूर्य पृथ्वी चंद्रमा तक एक ही दिशा सीध में होते हैं। पृथ्वी सूर्य चंद्रमा समकोण पे होता है, ये लघु ज्वार होता है। अगर हम बात करें समय की तो यहाँ पर आपके यहाँ पर पूर्णिमा और अमावस्या के समय होते हैं, यह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के समय अष्टमी को या सप्तमी को होता है। अगर हम बात करें ऊंचाई को तो यहाँ पर आपके इनकी जो ऊंचाई होती है बहुत ऊंची होती है और इनकी जो है बहुत नीचे होती है। बल का प्रभाव की अगर हम बात करें तो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के एक साथ काम करने के कारण होता है, तो ये जो है आपके सूर्य और चंद्रमा के बल के कारण जो है आंशिक रूप से होता है। अगर हम बात करें आपस में कैंसिल हो जाता है। अगर हम बात करें आपका जो नेक्स्ट देखने को मिलता है ज्वारीय अंतर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका देखने को मिलता है यहाँ पर बहुत अधिक और इसमें बहुत कम देखने को मिल जाता है। सो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं यूनिट 1, 2, 3 के फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर अगर हम बात करें इस पीडीएफ पर मैंने पासवर्ड लगाया हुआ है, तो इस पीडीएफ का पासवर्ड क्या रहने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद आपका ये वीडियो जो है ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक ज़रूर कर लीजिए। लाइक करने के बाद आपको एक हाइप का ऑप्शन देखने को मिलता है, कमेंट बॉक्स के नीचे आपको एक हाइप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो हाइप के ऑप्शन पर क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा।
आप कौन से सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हम बात करें इस पीडीएफ का पासवर्ड क्या रहने वाला है और पीडीएफ कहाँ पर मिलने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस पीडीएफ का पासवर्ड रहने वाला है 11, ये आपको टाइप करना है और आपका ये पीडीएफ जो है ओपन हो जाएगा। और अगर हम बात करें आप अगर इनसे भी शॉर्ट क्वेश्चन जानना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये पीडीएफ आपका जो है इस पीडीएफ का पासवर्ड रहने वाला है 11। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलने वाला है। 2 टेलीग्राम चैनल हैं, दोनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आपकी यूनिवर्सिटी के लिए अलग टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है तो उसको ज्वाइन अलग कर लीजिएगा। तो वहाँ पर आप ज्वाइन करोगे और इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपका डायरेक्ट ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। और ओपन करने के बाद आपको 11 जो है ये पासवर्ड डालना है और ये पीडीएफ आपका ओपन हो जाता है। सो यहाँ पर हम बात करें अगर आपको आने वाले समय में फिजिकल ज्योग्राफी से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने हैं तो आपको यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताना है। और आप कौन से सब्जेक्ट में जाना चाहते हो वो करके ज़रूर बताइएगा। सो इसी के साथ यह वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ ये वीडियो थैंक यू।